हेलो फ्रेंड्स, यस लूसेंट सामान्य ज्ञान का इसका 20वां टॉपिक है। ये हमारा संगम युग है। इससे पहले मैंने 19 टॉपिक करवा चुकी हूँ। इससे पहले हमारा कुषाण था, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था। यदि इससे पहले आपने टॉपिक नहीं देखे लूसेंट सामान्य जी के, और इसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटी 6 क्लास की एनसीईआरटी वो भी इसकी समरी मैंने खत्म कर दी है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी पॉइंट्स थे आपके एग्जाम के लिए, तो वो मैंने सभी कराए हैं। 6 क्लास की एनसीईआरटी खत्म है हमारी साइंस की। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसको देख सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा संगम युग, जो कुषाण युग के बाद आया। तो कुषाण के बाद है। अब ऐतिहासिक जो युग के प्रारंभ में जो दक्षिणी भारत का जो क्रमबद्ध इतिहास मिलता है, एक दूसरे जुड़ा होते लगातार चलने वाले इतिहास मिलता है, जिस साहित्य से हमें ज्ञात होता है उसे हम संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य का अर्थ होता है परिषद या गोष्ठी। अब ये गोष्ठी क्या होती है कि जिससे जो तमिल जो कवि होते हैं, विद्वान एकत्रित होते हैं, मतलब वहाँ पे जो एक तमिल जो कवि होते हैं और विद्वान होते हैं वो इकट्ठा होते थे, और जो प्रत्येक जो कवि होते हैं अथवा लेखक होते हैं अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष, मतलब जो भी संगम होती थी लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करते थे। क्योंकि परिषद का मतलब होता है बहुत ही लोगों का समूह, तो उसके सामने प्रस्तुत करते थे। और जब भी उनकी जो परमिशन मिल जाती थी, स्वीकृति मिल जाती थी, उसके बाद ही उनकी रचना का प्रकाशन मतलब वो पब्लिश्ड होती थी। तो यही इसके जो इसकी विशेषता है इसके परिषद की, संगम की। अब नोट क्या होते हैं, कवियों और विद्वानों को जो परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में जो शैव संते नायनार, जिसको त्रिवंद्रबुक रशु या अप्पार ने किया था, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। फिर हम परंपरा के अनुसार जो प्राचीन समय में जो भी पांडव राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए हैं। तो उसमें क्या आता है कि जो संकलित जो साहित्य थे, संकलित साहित्य जो इकट्ठे किए गए सभी साहित्य, उनको हम संगम साहित्य की उनको संज्ञा दी गई थी। अब ये जो हमारे जो 3 भागों में विभाजित हुआ था हमारा संगम साहित्य था, वो पथुस्पात्रु था और इत्रुथ्रोते था और हमारा पादी नेन और किलन कंकु था। तो ये हमारे 3 तरह के थे, 3 भागों में उसको हमने बांटा था। अब ये है तिरुवल्लुवर कृत कुराल, जो तमिल साहित्य रहा है, इसको आधारभूत ग्रंथ बताया गया है। और इसके विषय में त्रिवर्ग थे, आचार शास्त्र थे, राजनीतिक शास्त्र थे और हमारा आर्थिक जीवन और पढ़ने से संबंधित था। अब जो इसमें आ गया, इसकी में जो स्थान थे अध्यक्ष से, तो प्रथम संगम जो बनाया मथुरा में हुआ, जो समुद्र में विलीन हो गया। अब तो किसकी अध्यक्ष में, अगस्त्य की अध्यक्ष में बना था, और जिसको संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है अक्टियम परिपदाल था, कलार और आविरे था। कोई भी इनमें से अब उपलब्ध नहीं है, सभी इसमें अब ये खो गए हैं या मिस हो गए हैं। फिर हमारा दूसरा जो संगम था कपाटपुरम में क्या था, अलवाइये और अगस्त्य के जो समुद्र में भी विलीन हो गया ये वाला। और हमारा तोलकापियम और तलमी व्याकरण रचनाकार थे हमारा तोलकापियर। तो इसके द्वारा ये रचना की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये एग्जाम में। फिर हमारा तीसरा संगम हुआ, ये आरम मधुरम होता है और नकीर इसके अध्यक्ष रहे हैं। और जो इसके जो संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे वो हमारा नेतुंग थोते था, कुरुन थ्रोते था, नत्री नहीं था और एंकु भुरु था और परिपादल था, कुथु था, वरी था, पेरिस था और हेरम सिस्ट्रे आदि थे। इलांगो जो कृत था शिल्पाधिकारम, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है शिल्पाधिकारम किसकी द्वारा कृत है, ये इलांगो के द्वारा है। इसकी ये उत्कृष्ट रचना थी, काफी महत्वपूर्ण रचना थी, काफी प्रसिद्ध रचना थी, जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती थी। इसमें तो कावेरी पट्टनम जो कोवलम था, वेरी इंपॉर्टेंट था, जो कोवलम उसकी जो पत्नी थी कनागी और नथरगी जो माधवी की प्रेम कहानी थी। और जो हमारा मथुरा में जो बौद्ध धवालंबी जो व्यापारी था शीतल सतनार था, मणि मैकलम की रचना। ये पूछा जाता है शीतल किसकी रचना है, मणि मैकलम की। और जो ये हमारे काव्य पाटन में किसकी थी, कोलन की। तो इस तरह की रचनाएं बन जाते हैं। फिर इसमें जो इसके जो राजकुमार थे उदय कुमारन और मणि मैकलम जो कोलम और नर्तकी माधवी की जो पुत्री थी, इनकी भी प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ में जो कहानी दार्शनिक और शास्त्र संबंधित बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्वता मुख्य धार्मिक है। और जो नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक हमारा दृढ़नाथ 5वीं शती की कृत न्याय जो प्रवेश आधारित है। अब जो हमारे जीवक चिंतामणि है, संगम काल में बहुत ही बाद इसकी रचना हुई है। और इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुवक्कत तेवर को दिया गया। तो किसकी हमारा जीवन ये है कि जीवन चिंतामणि, और किसी रचना दी गया है
तिरुवक्कत देवर को दी गई है। यह कहा जाता है कि तिरुवक्कत देवर पहले जो चोल राजकुमार थे जो बाद में जैन भिक्षु बने हैं। संगम जो साहित्य है, संगम साहित्य में तमिल प्रदेश, जो भी हमारा जो तमिल प्रदेश के 3 राजाओं चोर, चैल और पांडव, ये पूछा जाता है कि तमिल साहित्य में किन किन तमिल प्रदेशों में कौन कौन से राज्य आए का हमें विवरण मिलता है, कौन से राज्यों का विवरण मिलता है। तो इसमें हमें मिलता है चोर, चैर और पांडव का। उत्तर पूर्व हमारे चोल थे, फिर दक्षिण में हमारे चैर थे और दक्षिण पूर्व में हमारे पांडव राज्य स्थित था। संगम जो युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का रहा है, यह पेनार और दक्षिणी जो वेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका जो सबसे प्रतापी राजा था करिकाल, तो चोलों का जो सबसे प्रतापी राजा था वो करिकाल था। करिकाल जो ब्राह्मण मतानुयायी था और ब्राह्मण धर्म में जो राज्य के संरक्षण प्रदान किया था, और जो पुहार जो पत्तन का जो निर्माण इसी समय हुआ था। इसने जो कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनाया था, सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण भी इसने कराया था। और हमारा पेरानंदुपादे में करील को संगीत में सप्त स्वरों का विशेषज्ञ माना गया है। संगम युग का जो दूसरा राज्य चैरों का, पहले चोलों का रहा है, फिर दूसरा चैरों का रहा है, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। इस राज्य में कुछ प्रमुख राजा थे। उदयंग जीरल थे जो लगभग 130 ईसा पूर्व, और नैदु जीरल था आदन जो हमारा और 155 ईसा पूर्व में था, और सैन गुटकुवन था जो 180 ईसा पूर्व में था। जो हमारा जो सैन गुटकुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी, इसने हमारा पत्नी नामक जो धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। संगम युग का जो तीसरा राज्य पांडव का रहा है, जो कावेरी में दक्षिण, ये पूछा जाता है कि जो चैरों का रहा है, चैरों का था हमारा केरल में, ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाता है। फिर हमारा पांडव का हमारा कावेरी में स्थित है। इसकी राजधानी मथुरा रही है। पांडव राजाओं में हमारा नेडुजेलियन लगभग 210 में सबसे 10 ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली रहा है। संगम युग में मंत्रियों को अमाइचान कहा जाता है या अमाइचार कहा जाता था। जो राजधानी में एक जो राज्य सत्ता होती थी जिसे हम नावले कहते हैं। कौन सी सत्ता? नावले। अभी जो राजा थे न्याय का भी कार्य करते थे। राजा तो देश का जो प्रधान न्यायाधीश था और सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। अब जो राज्य के जो न्यायालय में मनम कहा जाता था, मतलब जो न्यायालय को मनम कहा जाता है, जो आजकल हम अदालत बोलते हैं। चोरी जो व्यभिचारी के जो अपराध होता है मृत्युदंड वहां पे दिया जाता है। झूठी कार्रवाई देने वालों की जीभ काट ली जाती थी, और जो भूमिकर जो नगद अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता है। संबत ये जो उपज था इसका 6वां भाग होता था उपज का, किंतु जो कभी कभी इसे बढ़ाया भी जाता था। व्यापारी में जो सीमा शुल्क चुंगी वसूल की जाती थी। सीमा शुल्क होता है कि जो भी हम ट्रेड करते हैं, मतलब कि स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी वस्तु लाता है तो जो टैक्स लिया जाता है। तो इसी तरह का जैसे हमारे इसमें ये होता है एक्साइड ड्यूटी वगैरह, तो इस तरह से वो भी वसूला किया जाता है उस टाइम। जो सेना चतुरंगी होती है, चतुरंगी का मतलब होता है जिसमें हमारा अश्व घोड़े भी होते थे, गज हाथी होते थे, रथ होते, पैदल सिपाही सभी सम्मिलित होते थे। तो इस तरह की सेना होती थी। अब नागड़ा और जो संग बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वालों को सैनिकों में सम्मान और पत्थर की मूर्ति बनाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने जो आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात, मतलब जो महिला होती थी उनको हथियारों से सेना अपने आवास स्थान पर उनको रखते थे। फिर संगम काल में जो समय जाने पर जल घड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। अब जो तमिल जो प्रदेश में जो ब्राह्मण होते थे का उदय सर्वप्रथम हमें संगम काल में जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था, इसकी हत्या का सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम जो कालीन जो ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे, मतलब उस टाइम जो संगम कालीन के जो ब्राह्मण होते थे वो मांस को भी खाते थे। और जो ब्राह्मण के पश्चात ये संगम युगीन जो समाज में वेलार वर्ग का स्थान रहा। इसके बाद इसका जो मुख्य जो पेशा कृषि कर्म था, मतलब खेती करना था। और संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वैनिगर बोला जाता। पूछा जाता है कि संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या बोला जाता, तो वैनिगर बोला जाता था। फिर हमारे इसमें है कि संगम साहित्य में दास प्रथा अस्तित्व के, मतलब इसमें ये नहीं था कि कोई दास प्रथा थी, लोगों को दास बनाकर जबरदस्ती दास बनाया जाता था। अब ये क्या है कि तोलकापियम तमिल रचना थी, और जो को संगम काल में विवाह का संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की जाती थी। इसमें जो हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह को 8 प्रकार के, जो हमारे ब्रह्मा, देव, अर्क्ष, प्रजापति, असुर, गांधर्व और राक्षस और पैचाश, इस तरह का उल्लेख मिलता है। जो प्रणय विवाह की मान्यता होती थी, जो आजकल हमारी मतलब अरेंज मैरिज करते हैं वो वाली, तो जिसे हम पंचत्रिने कहा जाता था। एक पक्षीय प्रणय को हम कैकिने बोलते थे, जो एक मतलब
एक तरह के मतलब एक मतलब तो दोनों ही आपस में चाहने वाले जो विवाह होते हैं कह गए। लेकिन जो अनुज पढ़ने होता था मतलब एक दूसरे की बिना मर्जी वाले तो किया था उसको क्या कहने, और बिना मर्जी के पढ़ने को बोला जाता है पैरंतुपे बोला जाता है। संगम काल में जो चावल मुख्य खाद्यान्न था और इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न बनाया जाता था। फिर हम जो नर्तक नर्तिकाएं थी, गायक में जो दल थे धूम धूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। जो संगम साहित्य इन्हें पार्नर व विडेरियल बोलते थे, जो भी नर्तक नर्तिकाएं बोलते थे इसको। तमिल जो साहित्य में मचेलियर ओवेयर जैसी जो कवियत्री भी चर्चा हुई थी, जिससे स्पष्ट हो जाती कि वहां पे जो स्त्रियां थी सुशिक्षिता थी। सुशिक्षिता मतलब पढ़ी लिखी होती थी। संगम काल में लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे क्योंकि जैसे कौवा बोलता था तो अतिथियों के आगमन की सूचना देता। आप भी देखो कभी कौवा बोलते थे ऐसा लगता है कोई आता है, बड़े बूढ़े कहते हैं। जो कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण जो सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ भी उन्हें ले जाया जाता था। फिर संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इसे हम हमारे वीरगल या विषप्रस्तर कहा जाता था। इनकी जो पूजा भी होती थी। प्राय जो युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे इनको पत्थरों को। और संगम काल में किसानों को वेलार, वेरी इंपॉर्टेंट है कि संगम काल में किसानों को क्या बोलते हैं, वेलार बोले जाते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और उनके प्रमुखों को वैलियर कहा जाता है। संगम साहित्य का पता चलता है कि समाज में निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्य कृषि, मतलब जो निम्न वर्ग की जो छोटे मतलब घरों की महिला होती है वही खेती का कार्य करते थे। इन्हें हम कडेसीवर बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बोलते हैं कि जो भी निम्न वर्ग की महिला क्या बोलते हैं, कडेसीवर बोलते हैं। संगम काल में चोलों की जो समृद्धि का मुख्य जो कारण था सुविकसित वस्त्रोद्योग था। मतलब क्या थी कि जो भी वहाँ पे जो मतलब जो बनाए जाते थे वस्त्रोद्योग, मतलब जहाँ पे कपड़े बनाए जाते थे वो काफी अच्छी तरह से विकसित थे। पांडव राज्य में कोकेई, सालियूर और चैर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह मतलब जो वहाँ पे एक जगह से दूसरे स्थान पर वो होते ना समुद्र के किनारे। और कोकेई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था जहाँ पे मतलब पानी वाला वो था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी में 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और एक मेडू चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। फिर हमारा बंदरगाह में रोम के साथ व्यापार किया जाता। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का भी पता चलता है। यहाँ जो मनकों का निर्माण का कारखाना भी था। और पैली प्लस और अरिकमेड पैडोक कहा जाता था इसको। हमारे जो संगम काल में ही मिस्र का एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि भी खोजी थी। आगे देखते हैं। फिर जो हमारा आगे इसमें जो तमिल देश का जो प्राचीन देवता हमारा मुरुगन था वो कालांतर में उसका नाम सुब्रह्मण्यम हो गया था। और जो स्कंद जो कार्तिक के साथ उसका तादाद में स्थापित किया गया था, मतलब उसको मेल किया गया था। हिंदू जो धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना जाता है। जो स्कंद का एक नाम कुमार भी था। और तमिल भाषा में मुरुगन जो शब्द का यही अर्थ होता था। मुरुगन का जो प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उससे जो विषय मान्यता थी कि उसे पर्वत पर कीड़ा मतलब खेलने का काफी अत्यधिक शौक था, काफी उसको प्रिय था। उसका जो अस्त्र बर्छा था। और जो क्रुवश नामक एक जो पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियां भी माना जाता था। संगम कालीन के कुछ अन्य वर्ग भी थे। हमारा पुलियन था जिसे दस्तकारों का एक वर्ग कहा जाता था, जो रस्सी और पशु चर्म की सहायता से चारपाई या चटाई बनाने का कार्य करते थे। फिर हमारा एनियर थे, हमारे शिकारी एक जाति थे, मतलब शिकारी की एक जाति थी। और मलवर थे, लूटपाट करने वाली जाति थे। जो संगम युग है ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। इससे अगला आएगा हमारा गुप्त साम्राज्य, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहें और इसको सब्सक्राइब करके जाइए।